जय हिंद साथियों मैं आशीष रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एनआरडी क्लासेस में। दोस्तों जैसा आप सभी जानते हैं हम सब मिलकर तैयारी कर रहे हैं आर्मी अग्निवीर भर्ती 2025 की, और जो भी रिलेशन भर्तियां चल रही हैं उनके लिए हमने सीरीज चालू करी है मॉडल पेपर की, जो कि अपने पास 50 होने वाले हैं। और अभी तक हमने 6 मॉडल पेपर कर लिए है, और जिसने अभी तक 6 मॉडल पेपर नहीं देखे वो जा करके देख सकता है। आज हमारे पास मॉडल नंबर 7 है, और हमारे पास आज वीडियो के अंदर होने वाले हैं 2 भाग। एक भाग होगा जीके का जिसमें 15 क्वेश्चन, और एक भाग होगा साइंस का जिसमें 15 क्वेश्चन होने वाले हैं। टोटल अपने पास 30 क्वेश्चन हो जाएंगे, और मैं आपको चैलेंज करता हूं आप 30 में से 25 क्वेश्चन कीजिए, और तब मैं मान पाऊंगा कि आप जो है अच्छे से तैयारी कर रहे हो। तो आज आपका टाइम बिना वेस्ट किए अपन वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं हमारी स्क्रीन पे, और पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि भाई द्वितीय विश्व युद्ध कब खत्म हुआ था। भाई द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1939 में शुरू हुआ था और 1945 में ख़त्म हुआ था। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगले क्वेश्चन दे रखा है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किन किन के बीच हुई थी। भाई पानीपत की जो है दूसरी लड़ाई किस किस के बीच में हुई थी ये आपको बताना है। ए ऑप्शन दे रखा है हैमूवे अकबर, दूसरा बाबर और इब्राहिम लोदी, सी अहमद शाह अब्दाली, और डी राणा सांगा और बाबर। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि पानीपत की कुल 3 लड़ाइयाँ हुई हैं। 3 लड़ाइयाँ हुई हैं, वो तीनों कौन कौन हैं उन पर अपन बात करते हैं। दोस्तों पहली लड़ाई हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ये कौन सी लड़ाई हुई थी? फर्स्ट युद्ध हुआ था पानीपत का। ये कौन हुआ था? ये हुआ था 1526 के अंदर हुआ था। और दूसरी हुई थी भाई भैमू और अकबर के बीच हुई थी। ये हुई थी 1556 के अंदर हुई थी। उसके बाद तीसरी हुई थी अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच। ये कब हुई थी? ये हुई थी 1761 के अंदर। दोस्तों इसके बाद अब देख लेंगे। पहली ये है हैमू और अकबर, दूसरी और तीसरी है अहमद शाह अब्दाली और मराठा। तो आपका क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि दूसरी लड़ाई किस किस के बीच में हुई थी पानीपत की, तो वह है हैमूवे अकबर। तो आपका ए ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि भाई किस खिलाड़ी को भारत रत्न मिला है। ए कपिल देव, बी सचिन तेंदुलकर, सी ध्यानचंद, और डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा बी सचिन तेंदुलकर को जो है भारत रत्न मिला है। और ये कब मिला है? ये मिला था 24 अप्रैल 1973 में। कब मिला था? 1973 में मिला था। 24 अप्रैल 1973 को जो है सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला है। और कब किस क्षेत्र में मिला है? भाई क्रिकेट के क्षेत्र में इन्हें भारत रत्न मिला है। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि मणिपुर की राजधानी कहाँ है। मणिपुर की राजधानी जो है इम्फाल में है। आपका सही जवाब होगा डी ऑप्शन इम्फाल। अगले क्वेश्चन दे रखा है कि 1920 के खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। दोस्तों ऑप्शन ए है शौकत अली व मोहम्मद अली, बी नेहरू व गांधी, सी राजेंद्र प्रसाद, या डी कोई नहीं। दोस्तों बच्चे बहुत बार कंफ्यूज रहते हैं कि 1920 में खिलाफत आंदोलन के नेता नेहरू और गांधी होंगे, बट इसका गलत जवाब है शौकत अली और मोहम्मद अली। जो प्रमुख नेता की बात कर रहा है, भाई प्रमुख नेता कौन थे? तो भाई शौकत अली और मोहम्मद अली जो थे 1920 में खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन दे रखा है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कौन होता है। ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी सेना प्रमुख, और डी न्यायाधीश। दोस्तों हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग भारत का प्रथम नागरिक जो है राष्ट्रपति होता है। और अभी हमारे भारत के राष्ट्रपति कौन है? वो हैं द्रौपदी मुर्मू जी। तो आपका सही जवाब होगा बी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है भारत का प्रथम नागरिक होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला हमने दे रखा है कि जापान की राजधानी कहाँ है। ऑप्शन ए है बीजिंग, बी काठमांडू, सी ढाका, और डी टोक्यो। दोस्तों जापान की राजधानी कौन सी है? टोक्यो है। दोस्तों बीजिंग जो है चीन की राजधानी है।
बीजिंग किसकी राजधानी है? चीन की राजधानी है। काठमांडू है जो नेपाल की राजधानी है। ढाका है जो बांग्लादेश की राजधानी है। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि दक्षिण अफ्रीका का प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन था? अश्वेत का अर्थ होता है अफ्रीका का अश्वेत यानी काला भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में इनसे पहले कोई भी अश्वेत प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति नहीं बना था। ये प्रथम अश्वेत थे। कौन थे? नेल्सन मंडेला जी, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका का कारोबार संभाला था और उन्हें इक्वलिटी मतलब राइट टू इक्वलिटी से इंट्रोड्यूस करवाया था। नेल्सन मंडेला की वजह से ही आज जो अश्वेत व्यक्ति होता है उन्हें हमारे इक्वल रखा जाता है, वरना पहले गोरे लोग जो अंग्रेज थे वो क्या करते थे, अपने आप को ऊपर पद देते थे और जो काले होते थे उन्हें निम्न श्रेणी में डाल दिया करते थे। तो ये चीज़ इन्होंने हटाई थी और ये अश्वेत राष्ट्रपति बने थे दक्षिण अफ्रीका के प्रथम। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि पटना किस नदी के तट पर बसा हुआ है? भाई पटना है जो कि बिहार की राजधानी है। और कहाँ पर है? बिहार में है। बिहार की क्या है? ये राजधानी है। तो भाई पटना जो है गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो पटना जो है गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है और ये क्या है? बिहार की, ये क्या है? बिहार की राजधानी है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि जो सिख धर्म है उसकी धार्मिक पुस्तक का नाम क्या है? भाई जो सिख धर्म है, जो सरदार जी होते हैं उस धर्म की जो है धार्मिक पुस्तक कौन सी है? दोस्तों हमारी धार्मिक पुस्तक जो है हिंदू धर्म की वो कौन सी है? गीता है। उसके बाद में मुस्लिम धर्म की बोले तो कुरान है और क्रिश्चियन में बाइबल है। रामायण हमारी पौराणिक कथा है। उसके बाद में गुरु ग्रंथ साहिब जो है सिख धर्म की धार्मिक पुस्तक है। हिंदू धर्म की कौन सी है? गीता है। ये हमारी पौराणिक कथा है रामायण। और बाइबल जो है किसकी है? क्रिश्चियन धर्म की। क्रिश्चियन धर्म की जो है धार्मिक पुस्तक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? इसने दे रखा है ए दिल्ली, बी मुंबई, सी पटना या डी कोलकाता। दोस्तों हमने पहले भी बात करी, इंडिया का गेट यानी इंडिया गेट कहाँ है? दिल्ली में है। और इंडिया में गेट कहाँ पर है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? भाई मुंबई के अंदर है। इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो भाई मुंबई में जो है गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो आपका बी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि वंदे मातरम किसने लिखा? ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी अल्लामा इकबाल, ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन डी अरविंदो घोष। आपका सही जवाब होगा बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो है वंदे मातरम गीत लिखा है। और कब लिखा है? ये लिखा है सन 1886 में इन्होंने जो है वंदे मातरम गीत को लिखा था। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि वंदे मातरम जो है हमारे भारत का राष्ट्रीय गीत है और हमारे भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? जन गण मन है। और वह किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। रविंद्रनाथ टैगोर ने एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा था। वह किसका लिखा था? बांग्लादेश का लिखा था। तो ये भी आपको याद रखना है। उनका राष्ट्रीय गान है अमा एकला चालो बे। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई थी तब भारत में मुगल शासक कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1600 के अंदर जो है भारत के अंदर आई थी। ईस्ट जो अंग्रेज थे वह स्वयं आके उन्होंने आक्रमण नहीं किया, उन्होंने आके एक कंपनी स्टैब्लिश करी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, और उन्होंने फिर जो है धीरे धीरे अपना व्यापार फैलाया और अपने हक में जो है सारी प्रॉपर्टीज़ लेना शुरू कर दिया और हमारे भारतीयों को जो है इन्होंने गुलाम बना लिया था। तो भाई ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई थी, जो मुगल हमारे भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले मुगलों का राज था। तो भाई जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी तो उस समय जहांगीर जो कि अकबर का बेटा है वह जो है राज कर रहा था। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न में दे रखा है कि 1 बिलियन में कितने करोड़ होते हैं? भाई 1 बिलियन में कितने करोड़ होते हैं? तो ये ऑप्शन दे रखा है ए 10 करोड़, बी 100 करोड़, सी 50 करोड़ या डी
100 करोड़, ये 2 बार रिपीट हो गया, ये 1000 करोड़ होगा शायद, 1000 करोड़ है ना। तो वही 1 बिलियन के अंदर 100 करोड़ होते हैं, और 10 करोड़ बराबर कितने होते हैं, सॉरी 1 करोड़ बराबर होता है 10 मिलियन, और 100 करोड़ बराबर होता है 1 बिलियन। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, नॉर्मल सी क्वेश्चन है जो देखने ना। फिर अगला क्वेश्चन दे रखा है कि हीरा किसका अपरूप है, ए कार्बन, बी आयरन, सी मरकरी, या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार भर्ती के अंदर पूछा गया था, और ये शायद 25 अप्रैल 2 बार आया था, ये 21 तारीख को भी आया था और 24 तारीख को भी आया था। ये 2 शिफ्टों के अंदर ये क्वेश्चन बना था। तो भाई हीरा जो है कार्बन का अपरूप है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। आपका सही जवाब होगा हीरा जो है कार्बन का अपरूप है, और ये क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक ही भर्ती में 2 बार रिपीट हुआ था, तो ये चीज़ आप देख लेना अलग अलग शिफ्टों के अंदर। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये अपना जो था क्या बोले इसे, जीके का सेगमेंट खत्म हो चुका है, और 15 क्वेश्चन हमने यहीं पे कंप्लीट कर लिए है। 15 में से आपका कितना स्कोर रहता है एक बार कमेंट करके जल्दी से फटाफट नीचे बता दो मुझे। फिर अगले क्वेश्चनों की ओर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि गोबर गैस में किसकी बहुलता होती है। भाई गोबर गैस में सर्वाधिक क्या होता है, ए मीथेन, बी हाइड्रोजन, सी ब्यूटेन, या डी कोई नहीं। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि गोबर गैस जो है उसके अंदर मीथेन गैस बनती है। और कैसे बनती है भाई, गोबर, हरे पत्ते, पत्तियां, झाड़ वगैरह इसके अंदर डालते हैं, और उसको क्या करते हैं, सड़ाते हैं। जो सड़ाने के बाद जो गंध निकलती है उसे मीथेन बोलते हैं, और उससे गोबर गैस कहा जाता है। और उससे क्या होता है, उससे क्या होता है भाई, आग जलती है, और ये हाईली फ्लेमेबल होता है, और इसको क्या करते हैं, खाना बनाने के लिए भी काम में लिया जाता है। बट जो नॉर्मली घरों में होती है वो एलपीजी गैस का यूज़ किया जाता है। बाकी इसका बनाने का प्रोसेस नॉर्मल सा है। इसके अंदर एक बड़ी सी टैंकर के अंदर पेड़, पत्ते, गोबर और नॉर्मल सी चीज़ें डालते हैं, और क्या फिर क्या कहते हैं, सड़ाने का काम करते हैं। इसे सड़ाते हैं अच्छी तरीके से, फिर में से गंध निकलती है, उससे उस गंध को अपन मीथेन कहते हैं, जो कि हाईली फ्लेमेबल होती है, जो आग जल्दी से पकड़ लेती है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि भाई लोहे पर जंग लगने को क्या कहा जाता है, ए ऑक्सीकरण, बी अपचयन, सी उपचयन, और या डी यश दलेपन। यश दलेपन। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण कहलाता है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि नींबू में कौन सा विटामिन होता है। भाई नींबू के अंदर खटास होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था। जिस पदार्थ के अंदर आपको लगता है या आपने सुना है कि उसके अंदर खट्टापन आता है, जिस पदार्थ के अंदर खट्टापन आता है वो विटामिन सी उसके अंदर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। भाई मंगल ग्रह है, उसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर लाल मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पर कैसी मिट्टी पाई जाती है, लाल मिट्टी पाई जाती है, जिसके कारण जब हम इसे ऊपर से देखते हैं तो ये लाल लाल दिखाई देता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि भाई लाल ग्रह के नाम से कौन जाना जाता है, मंगल ग्रह जाना जाता है। अगला प्रश्न दे रखा है कि टन का प्रयोग किस में किया जाता है। जो टन वर्ड है, स्पेसिफिकली जो टन वर्ड है इसका यूज़ किस लिए किया जाता है। देखो, ए वजन नापने के लिए, गति को मापने के लिए, दूरबीन के अंदर, या तापमान के अंदर किया जाता है। देखो केल्विन, सेल्सियस और डिग्री इसके अंदर यूज़ की जाती है। गति के अंदर मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर कर सकते हैं अपन। और फिर जो टन है उसके अंदर क्या करते हैं, वजन को नापने के लिए अपन, जैसे 1 टन है, 2 टन है, 3 टन है, जैसे क्विंटल है, किलो है, तो ये चीज़ें अपन जो है वजन नापने में यूज़ करते हैं। इसका सही जवाब होगा वजन नापने के लिए अपन टन वर्ड का जो है यूज़ करते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है कि पेड़ पत्तियों से मिलने वाली औषधि को क्या कहते हैं। देखो बेसिक क्वेश्चन है। देखो जैसे पेड़ पत्तियाँ होती हैं, पेड़ पत्तियों से खाद तो बनता नहीं है, जड़ी बूटियाँ बनती है, फल फूल या कोई नहीं। देखो इसमें बोल रखा है औषधि, औषधि का मतलब होता है दवाई। तो भाई जो दवाई पेड़ पत्तियों से बनती है उसे अपन जड़ी बूटी कहते हैं। पहले के लोग जो है जड़ी बूटियों का प्रयोग करते थे, और अभी भी आयुर्वेदिक दवाइयों का यूज़
करा जाता है और उन्हें क्या कहते हैं, जड़ी बूटियाँ कहा जाता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि पेंसिल में किस पदार्थ का प्रयोग होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार भर्ती के अंदर पूछा गया था। दोस्तों पेंसिल में किस पदार्थ का प्रयोग होता है। ए कोयला, बी ग्रेफाइट, सी लोहा या डी लाल फास्फोरस। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि पेंसिल के अंदर ग्रेफाइट का जो है यूज़ किया जाता है और जो है ग्रेफाइट से जो है पेंसिल बनाई जाती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि पेनिसिलिन की खोज किसने करी थी। भाई पेनिसिलिन की खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी थी। आपका सही जवाब होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डायनामाइट की खोज किसने करी थी। डायनामाइट वो हाईली एक्सप्लोजिव पदार्थ होता है जिसका इस्तेमाल जो है कई बार बम बनाने में भी किया जाता है और जैसे अपन माइंस वगैरह चलती है उनके अंदर आसानी से जो है छेद वगैरह करने के लिए या पत्थरों को गिराने के लिए डायनामाइट का यूज़ किया जाता है। भाई डायनामाइट जो पदार्थ है उसकी खोज किसने करी थी। वह करी थी अल्फ्रेड नोबेल ने करी थी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमें दे रखा है कि परमाणु के नाभिक में क्या होता है। भाई परमाणु की संरचना कुछ इस प्रकार की होती है। बाहर की तरफ जो है इलेक्ट्रॉन रहते हैं जो कि क्या करते हैं, चलते रहते हैं। ये पूरा प्रोटॉन से भरा होता है यानी प्लस चार्जेस से भरा होता है। बीच के अंदर इसके एक नाभिक होता है। तो ये पूछ रहा है भाई परमाणु का जो नाभिक है ये वाला, उसके अंदर क्या क्या होता है। भाई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। भाई जो है अंदर तो इसकी क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और बाहर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा देता है। अब ढूंढते हैं इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ दे रखा है। तो ए इलेक्ट्रॉन में प्रोटॉन, बी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो अपना सही जवाब होगा बी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है परमाणु के नाभिक में होते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी मेरे हिसाब से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि एक स्वस्थ व्यक्ति में 1 मिनट में नाड़ी स्पंदन दर होगी। दोस्तों नाड़ी स्पंदन यानी 1 मिनट में जो नाड़ी, जब आपने CID वगैरह या मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके हाथ में जो कलाई होती है उसमें चेक किया जाता है कि भाई इसकी सांस चल रही है या नहीं चल रही है। दोस्तों ये उसको नाड़ी बोली जाती है। जो अपन हाथ होता है यहाँ पे नसें निकली होती है, इसको नाड़ी बोला जाता है और यहाँ से चेक किया जाता है कि बंदे की सांस चल रही है नहीं चल रही। नाड़ी स्पंदन या हृदय स्पंदन एक ही बात होती है। अगर नाड़ी स्पंदन रुक गई है यानी आपका हृदय काम नहीं कर रहा है। तो अगर आपसे पूछ रहा है कि नाड़ी स्पंदन, तो हृदय स्पंदन की ये बात कर रहा है। और आपका हृदय आप जानते होंगे कि 1 मिनट में 72 से 80 बार धड़कता है। 72 से 80 बार कब धड़कता है, जब अपन 72 तो नॉर्मली धड़कता है और अगर हम रनिंग करके और रुकते हैं एकदम से तो हमारा स्पंदन दर थोड़ी सी बढ़ जाती है और अगर थोड़ी सी तेज़ हो जाए तो हार्ट अटैक वगैरह के भी चांसेस हो सकते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है और इसमें शायद आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि पंखे की गति को बढ़ाने और घटाने के में काम आता है। भाई पंखे की जो गति होती है उसको बढ़ाने और घटाने में कौन सा उपकरण या कौन सी चीज़ काम में आती है। तो ए रेगुलेटर बोल रहा है, बी विद्युत सेल, सी चुंबक या डी कोई नहीं। दोस्तों रेगुलेटर एक छोटा सा उपकरण होता है जो कि अपने जो स्विच बोर्ड होता है उसके अंदर लगा होता है। सभी लोग शायद इसे जानते होंगे। कुछ इस प्रकार की संरचना होती है जिस पर एक बटन लगा होता है जिसे अपन गोल 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 घुमाते हैं। अगर उसे धीरे करते हैं तो पंखा धीरे हो जाता है, अगर उसे तेज करते हैं तो पंखा तेज हो जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है भाई, जो पंखे में गति और बढ़ाने और घटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, रेगुलेटर का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि पौधे की पत्तियां हरी किस कारण होती है। भाई पौधे की पत्तियां जो है हरित लवक के कारण हरी होती है, हीमोग्लोबिन, राइजोबियम या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों हरित लवक के कारण जो है पेड़ पौधों की जो पत्तियां हैं वो कैसी होती है, हरी होती है। हरित लवक को क्लोरोफिल भी कहते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है। दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है CO2 किसका है, कार्बन डाइऑक्साइड का है। और हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या है, CO है। ये किससे निकलती है, ये गाड़ियों के धुएं से निकलती है जो कि बहुत हार्मफुल गैस होती है हमारे
वातावरण के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि पेरिस शहर किस नदी पर स्थित है। दोस्तों आपने नोटिस करा होगा 15वां क्वेश्चन जो है जीके साइंस का आ गया था, तो वो कुछ गड़बड़ हो गई थी, तो इसलिए हमने साइंस जीके वाला क्वेश्चन यहाँ एंड में डाल दिया है, तो यहाँ थोड़ा एडजस्ट कर लेना आप। और दोस्तों जो है पेरिस नदी है, पेरिस शहर है वो सीन नदी पर स्थित है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि 30 में से आपका कितना स्कोर रहा। ठीक है, 30 में से आपका कितना स्कोर रहा, ये अपना अगला प्रश्न है। और ये प्रश्न का जवाब आपको खुद को देना है। कहाँ देना है भाई, आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। दोस्तों अगर आपको मॉडल पेपर पसंद आ रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। और हम मिलते रहेंगे आपको इसी समय इसी तरह मॉडल पेपरों के साथ। और दोस्तों शायद इस बार संडे को अपन एक टेस्ट लेंगे, उसके अंदर देखते हैं आपका इतना स्कोर रहता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय सिया राम, भारत माता की जय।